हेलो विद्यार्थियों। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आपके सामने स्क्रीन पर हैं दो वृत्त जो कागज पर कटे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने कुछ लाल रंग से निशान बनाया है। बच्चों, वैसे तो आप जानते होंगे इस चीज को कहते हैं चाप। वृत्त की सीमा ये वृत्त की जो सीमा है, इसका अगर हम एक भाग लेते हैं इसको हम चाप कहेंगे। ऐसा ही इस वृत्त पर खिंचा हुआ है, देखिए ये काले रंग से। अब आप कितना साफ देख पा रहे हैं? देखिए ये काले रंग से, इसे कहते हैं चाप। और ये रहा वृत्त का केंद्र, जहां पर प्रकार की नोक रखी जाती है और वृत्त बनाया जाता है। इस वाले में यहां पर यह है वृत्त का केंद्र। यदि मैं वृत्त के केंद्र को उसकी परिसीमा तक मिला दूं तो उसे हम कहेंगे त्रिज्या। चलिए मैं मिला देता हूं। ये लीजिए, ये है त्रिज्या। ठीक है, इसको हमने कहा चाप। ये लाल रंग से बनाया हुआ है। दूसरे वृत्त में देखेंगे तो एक काले रंग से बनाया हुआ है। ठीक है, ये है चाप और ये रही त्रिज्या। हाँ, अगर मैं इस केंद्र को चाप के दूसरे सिरे पर भी मिला देता हूं, एक और त्रिज्या खींचता हूं। चलिए खींच देता हूं। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कि एक चाप लिया और दो त्रिज्याएं, त्रिज्या एक, त्रिज्या दो। तो दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा हुआ ये जो क्षेत्रफल आपके सामने आया है, इसे कहते हैं त्रिज्य खंड। मैं इसको छायांकित कर देता हूं। ये देखिए, इसे कहेंगे त्रिज्य खंड। ठीक है, दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा क्षेत्रफल त्रिज्य खंड कहलाता है। अब आप कह सकते हैं भाई ये भी तो एक बड़ा चाप है। इस तरफ से अगर देखा जाए ये भी एक बड़ा चाप है और ये रही दो त्रिज्याएं। तो दो त्रिज्याओं और इस बड़े चाप से घिरा क्षेत्रफल, यह भी एक त्रिज्यखंड है। और इस त्रिज्यखंड को हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, ये छोटा है इसलिए छोटा त्रिज्यखंड, ये बड़ा है इसलिए दीर्घ त्रिज्यखंड या बड़ा त्रिज्यखंड। ठीक है, ये देखिए, ये है लघु त्रिज्यखंड और ये है दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, त्रिज्यखंड की परिभाषा आप समझ पाए होंगे। अब देखिए, एक और आकृति होती है। ये आपके सामने एक चाप है, वृत्त है और वृत्त पर खींचा हुआ एक चाप है। और चाप के दोनों सिरों को एक सीधी रेखा से यदि मैं मिला देता हूं तो हमें प्राप्त होगी एक जीवा। मैं खींच लेता हूं, ये लीजिए। तो ये जीवा और इसके संगत ये रहा चाप। तो इससे घिरा हुआ ये जो क्षेत्र है, इसे कहते हैं वृत्तखंड। तो वृत्तखंड किसे कह रहे हैं? एक जीवा और संगत चाप से घिरा क्षेत्रफल कहलाता है वृत्तखंड। ठीक है, अब दूसरी तरफ आप एक फिर वही बात कह सकते हैं कि भाई यदि ये चाप है और ये रही जीवा, इनसे घिरा क्षेत्रफल अगर वृत्तखंड है तो इस प्रकार तो यह भी एक चाप हुआ। ये देखिए, ये एक बड़ा चाप है और ये रही जीवा। तो इस चाप और जीवा से घिरा क्षेत्रफल, ये भी तो एक वृत्तखंड हुआ। तो ठीक है, ये बड़ा चाप और जीवा से घिरा क्षेत्र है तो ये बड़ा वृत्तखंड हो गया। ये छोटा चाप और जीवा से घिरा क्षेत्र है तो ये छोटा वृत्तखंड हो गया। अब छोटे के लिए लघु शब्द होता है तो ये बन गया लघु वृत्तखंड और ये बन जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। चलिए इसको भी मैं लेबल कर देता हूं। देखिए, ये है
दीर्घ वृत्तखंड और यह है लघु वृत्तखंड। तो आज हमने दो चीजों के बारे में सीखा कि भाई वृत्तखंड क्या होता है और त्रिज्यखंड क्या होता है। तो ये आपके सामने है। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? एक चाप और दो त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्रफल कहलाता है त्रिज्यखंड। इस हिसाब से दो त्रिज्याएं और एक बड़ा चाप इस तरफ भी बनता है, इसीलिए आप कह सकते हैं ये दीर्घ त्रिज्यखंड है और ये रहा लघु त्रिज्यखंड। बिल्कुल इसी प्रकार से एक जीवा और संगत चाप से घिरा क्षेत्रफल एक वृत्तखंड कहलाता है। तो ये क्योंकि छोटा है इसलिए लघु वृत्तखंड। अब ये बड़ा चाप हो गया और जीवा, तो जीवा और बड़े चाप से घिरा क्षेत्रफल दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये दो राशियों के बारे में इनके नाम पता चले होंगे कि दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है और लघु त्रिज्यखंड क्या होता है। हम इससे संबंधित क्षेत्रफलों को इसके बाद सीखेंगे, इसलिए मैंने सबसे पहले ये आपको बता दिया कि ये क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण हमारे सामने है, हमने देखा भी है और खाया जरूर होगा। देखिए पिज्जा हम खाते हैं ना, पिज्जा एक अच्छा उदाहरण है त्रिज्यखंड को समझने के लिए या देखने के लिए। या हम कभी रोटी खाते हैं, रोटी का एक टुकड़ा हो सकता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। ये देखिए आपके सामने है पिज्जा, ये इसका टुकड़ा देखिए ध्यानपूर्वक। ये किस प्रकार का लग रहा है हमको? ये देखिए एक लघु त्रिज्यखंड प्रकार का ये लग रहा है ना। और इसका जो शेष भाग है जो पीछे तरफ और बाकी आप देख रहे होंगे, ये वाला भाग ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया, है ना। तो देखिए कितना अच्छा उदाहरण है। तो आशा करता हूँ आपको त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के विषय में जानकारियाँ मिल गई होंगी। अब इसके क्षेत्रफल को हम सीखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।